हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वर्ष 2024 में हमारा मैथ्स का काफ़ी कोर्स चेंज हुआ है। कई चीज़ें हट गई हैं कोर्स से। तो और जो बोर्ड पर एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुविकल्पी और एक अंक के प्रश्नों की जो संख्या होगी कुल मिला के 16 होगी। तो मतलब ये जो प्रश्न हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी की संख्या 15 है, ठीक है, वो आज मैं लेके आया हूँ। तो इनको हम समझेंगे बहुत ही ध्यान से और मैं समझता हूँ कि इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चा ना इन प्रश्नों को बना लेगा एक बार खुद अपने मन से, तो वो एक नंबर के जो सवाल हैं वो अवश्य कर लेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हैं तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो बच्चों इसको बनाने से पहले ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सबसे पहले बता देना चाहता हूँ पूरा, ठीक है। तो देखिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखिए ये एक समीकरण होती है। दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए a1 क्या चीज़ है, a1 x का गुणांक है, b1 किसका गुणांक है, y का, और c1 को क्या बोलते हैं हम, अचर पद कहते हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन में देखिए ये मेरी समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, ठीक। अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं इसको बच्चों, क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, आपने ग्राफ बनाया हुआ है तो हमें क्या मिलती है बच्चों, एक सरल रेखा मिलती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो मतलब इसको यदि मैं यदि ज्योमेट्रिकली दिखाऊं ज्यामितीय विधि से, तो ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी। ये एक सरल रेखा ही है, ठीक है। दूसरी सरल रेखा ये है, ठीक है। तो इन्हीं के जो है हल निकालने हैं हमको इस चैप्टर में। और क्योंकि ये सरल रेखाएं हैं, अब सरल रेखाएं कैसे कितनी प्रकार से हो सकती हैं। देखिए सरल रेखाएं, पहली चीज देखिए, एक तो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसको प्रतिच्छेद करते हुए चलेगी, ठीक है बच्चों। तो इनकी ये एक पॉइंट पर मिल रही है यहाँ पर, तो इनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। अब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं ये हम ना बिना इसको हल करे भी बता सकते हैं। तो वही चीज़ करनी है आपको, बिना हल करे हम कैसे बताएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। देखिए x के गुणांकों का अनुपात यदि हम निकालें, x का गुणांक क्या है, a1 है और नीचे क्या है, a2 है। यदि इसी प्रकार y के गुणांक निकालें, b1 बट्टे b2, ठीक है बच्चों। जब ये a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं होता है तब हमारी जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, ठीक है बच्चों। तो इस स्थिति में हमको क्या मिलता है, एक अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल। हल का मतलब इसके हल हम निकाल सकते हैं, मतलब एक ही हल मिलेगा मुझे, ठीक है। अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक हल। एक हल का मतलब इस बिंदु, ये बिंदु पर x का मान और y का मान हमको प्राप्त होगा।
ठीक है। सेकंड स्थिति होती है रेखाएं और कैसे हो सकती हैं, देखिए समांतर समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसे होती हैं बच्चों, देखिए ये एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही, मतलब इनको यदि हम आगे या पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन रेखाओं की बीच की दूरी हर बिंदु पर सेम होती है, हर बिंदु पर इनके बीच की दूरी यदि समान है तब भी हम उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए कंडीशंस आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, A1/A2 यहाँ भी निकालेंगे, ठीक है, B1/B2 भी निकालेंगे और यहाँ पर C1/C2 भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A1/A2 तो B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन यह जो है ना C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये सेकंड कंडीशन होती है समांतर रेखाएं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेंगी तो क्या हमको कोई हल प्राप्त होगा, हल तभी प्राप्त होता है जब रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं। देखो ये बिंदु हल कहलाता है, तो ये तो मिलेंगे ही नहीं कभी भी, तो इसमें हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं वाला केस है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तीसरा, एक तीसरी और प्रकार से लाइन जा सकती है एक समतल में, एक समतल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। समतल में या तो रेखाएं क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, या क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। एक तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि संपाती रेखाएं, देखिए संपाती किनको बोलते हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का मतलब है कि एक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से जा रही है ऐसे, तो ये जो केस कहलाता है संपाती रेखाएं बोलते हैं, कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी है। अब ऐसा कब होता है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, बिना हम हल निकाले ही हम बता सकते हैं। कैसे, A1/A2 बराबर B1/B2 है और C1/C2, ये तीनों अनुपात यदि बराबर हैं तब हम बोलते हैं कि रेखाएं संपाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कितने हल मिलेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर हर बिंदु हल है, क्योंकि हर बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं आपस में। तो कैसे हल मिलते हैं बच्चों हमको, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं इसमें, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हमको हल प्राप्त होते हैं, देखिए एक तो यहाँ पर हम हल निकाल सकते हैं, हल होते हैं, यहाँ पर भी हल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अनेक हल होते हैं लेकिन, और यहाँ पर केवल अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हल होते हैं, यहाँ पर भी हल होते हैं, तो जहाँ पर हल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। यानी कि ये दो केस जो होंगे, ठीक है, ये कौन से केस होंगे, संगत वाले। संगत माने होता है कंसिस्टेंट, उनको अंग्रेजी में कंसिस्टेंट बोलते हैं, और ये इनकंसिस्टेंट, यह वाला केस जो होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हल नहीं निकाल सकते हम, समांतर रेखाएं वाला केस, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो होगा वो असंगत हल मिलेंगे, ठीक है। असंगत यानी कि हल ही नहीं होंगे, तो ये जो रेखाओं का जो युग्म होगा उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, वो जो दो चर वाले रेखाओं का युग्म है वो कैसा है, असंगत है बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इतना कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो फिर इसके कोई करने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखो ध्यान से समझना है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, अभी बताया ना मैंने संगत वाला केस। देखिए संगत वाला केस कौन सा है, ये वाला है,
और एक ये वाला है। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब भी संगत होगा, यदि संपाती रेखाएं हैं तब भी संगत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? देखो पहला ये है समांतर, बी है सदैव संपाती, सी है प्रतिच्छेदी या संपाती, और डी है सदैव प्रतिच्छेदी। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों? इसका सी वाला विकल्प सही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म x धन 2y बराबर 5 तथा ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 के हल हैं। देखिए अद्वितीय हल, अनंत हल, ठीक है। ये अपरिमित रूप से अनेक हल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अनंत हल भी बोलते हैं। अनंत, ठीक है, 9 के ऊपर आएगा बिंदा, अनंत हल, इसी को अनंत हल भी बोलते हैं। अनेक हल का मतलब अनंत हल, ठीक है। तो ये शब्द लिखे होंगे तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म x धन 2y बराबर 5 तथा ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 के हल हैं। ठीक है, देखिए एक तो क्या बोल रहा है? अद्वितीय हल, बी बोल रहा है अनंत हल, सी बोल रहा है कोई हल नहीं, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ना इनको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर x धन, दूसरा वाला क्वेश्चन है 2y, देखो ये 5 को ना हम इधर ले आएंगे इस पक्ष में, तो ऋण 5 इसको हमेशा इधर लाना है, ठीक है, बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगी? ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0। अब इनकी तुलना किससे करते हैं बच्चों? हम ये जो व्यापक हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, उसको व्यापक को हमेशा याद रखना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसीलिए मैं इसको इधर लाया ना, ये, ताकि मैं इस रूप में लिखूँ। ये क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो इनके गुणांकों की तुलना करते हैं। तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या है बच्चों? 1 है। देखो ये x का गुणांक है a1, यहाँ x का गुणांक है 1 है। b1 बराबर कितना है बच्चों? 2, y का गुणांक 2 है। और c1 बराबर क्या है? अचर पद ऋण 5। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन से इसकी तुलना करिए। a2 बराबर क्या आ गया? ऋण 3। b2 बराबर क्या आ गया? ऋण 6। और c2 बराबर क्या आ गया? अचर पद 1। ये अब हमें क्या निकालना है? a1 बट्टे a2 निकालना है हमेशा है। देखिए ठीक है, a1 बट्टे a2 कितना आ जाएगा? 1 बट्टे ऋण 3। देखो a1 का मान 1 है, a2 का मान ऋण 3 है। ठीक है, ऐसे ही b1 बट्टे b2 निकालो, 2 बट्टे ऋण 6, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, ये भी ऋण 1 बट्टे 3 आ गया। और c1 बट्टे c2 निकालो तो ये ऋण 5 बट्टे 1 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 मेरे क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 आ रहा है, लेकिन c1 बट्टे c2 जो है ना इसके बराबर नहीं है। तो अभी मैंने आपको एक ये बताया था कंडीशन वाला, ठीक है, ये देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो इस केस में रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों? समांतर होती हैं और कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका ये, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें कोई भी हल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं होंगी ये कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कहीं मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये रेखाएं आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमको इस स्थिति में क्या बोलेंगे आप? कोई हल नहीं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं वाले केस में कोई हल नहीं मिलता है। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है? इसका
सी वाला, इसका भी सी सही था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, तो हलों की संख्या है सिर्फ एक, बी कोई हल नहीं, डी अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। देखो अभी हमने ये चीज़ किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला केस देखिए आप, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफ यदि, ग्राफ यह हुआ, ठीक है, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, जो एक बिंदु पर मिलती हैं, तो हलों की संख्या कितनी होगी बच्चों, देखो केवल एक, देखो ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो केवल एक हल मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक हल, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं अब इसके बाद आगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है, ये जो तालिका है ये दिमाग में बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए के एक्स धन 3y ऋण 8 बराबर 8 और के एक्स धन y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। देखो बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, अद्वितीय हल बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, फोर्थ क्वेश्चन है देखिए, के एक्स धन 3y बराबर 8 है, तो 8 को इधर ले आएंगे तो ऋण 8 हो जाएगा, सबसे पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 4x धन y ऋण 1 बराबर 0। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि a1/a2 निकालेंगे हम, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, k/4, ठीक है। a1 क्या है, x का गुणांक पहली वाली समीकरण में, और a2 क्या है, x का गुणांक दूसरी वाली समीकरण में, तो k/4, ठीक है। b1/b2 निकालिए, b1/b2 y के गुणांक, पहले वाले समीकरण में 3, दूसरे वाले समीकरण में कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा, 1 लिखेंगे जब कुछ नहीं होगा तो। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं बोल रहे हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए प्रतिच्छेदी c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है बच्चों, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1/a2 का मान क्या है, k/4, तो ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3/1 के बराबर। तो यहाँ से देखिए तो k बराबर क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इक्वेशन को करते हैं ना वैसे ही कर लेना है। यहाँ पर 1 को k से गुणा करेंगे तो k, ठीक है, वज्र गुणन, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और बराबर नहीं है, देखो ये बराबर नहीं है का चिन्ह, तो k 12 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, देखिए a है k बराबर 12, b है k 12 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। फिफ्थ तो क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन x ऋण 2y बराबर 0 तथा 3x धन 4y बराबर 10 का एक हल है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर तो इसको हल ही करना है, ठीक है। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया है, इसको हल करने की क्या होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है और दूसरी विलोपन विधि होती है, ठीक है। एक पहले से वज्र गुणन विधि भी होती थी, वो अब आपके कट चुका है, ठीक। तो पांचवें क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पहली इक्वेशन है x - 2y बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y बराबर 10। तो कभी भी देखो जो विपरीत चिन्ह होते हैं ना उनको बराबर, उनके गुणांकों को बराबर बनाते हैं। यानी कि इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली समीकरण को, ये समीकरण मेरी 1 है, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ ताकि ये 2 दूनी 4 हो जाए, तो y का गुणांक और ये बराबर हो जाएंगे मेरे, ठीक है। पूरे समीकरण को मैंने LHS में भी और RHS में भी दोनों जगह 2 से गुणा करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यह समीकरण किस में चेंज हो जाएगी, 2x ऋण 2 दूनी 4y बराबर 2 से 0 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा,
और ये क्या है 3x धन 4y बराबर 10। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। -4y + 4y और ये कितना आ जाएगा 5x बराबर 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, अब x का मान कहीं किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 ऋण 2y बराबर 0। तो ऋण 2y बराबर ऋण 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ऋण 2/2। ठीक है, तो ऋण से ऋण कट के धन हो जाएगा 2 एकम 2। तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो मेरे हल क्या है, x बराबर 2 y बराबर 1। देखो कौन सा है, x बराबर 2 y बराबर 1। देखो पहला वाला ही सही है। तो 5वें वाले में ए ऑप्शन आपका क्या है सही है। अब देखिए 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण kx ऋण 5y बराबर 2 तथा 6x धन 2y बराबर 7 के कोई भी हल नहीं होंगे। देखो 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये देखो इस पर जाना है आपको। कोई भी हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे। ऐसा कब होता है बच्चों, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो समांतर रेखाओं होने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ पर बराबर नहीं वाला विकल्प नहीं दिया हुआ है, बराबर वाले विकल्प हैं। तो इसका मतलब मुझे इसको नहीं करना है कंसीडर। ठीक है, यहीं से ही निकालूंगा मैं जो भी चीज़ निकालूंगा, ये याद रखिए। यदि बराबर नहीं वाला ऑप्शन भी दिया होता ना तब इसका यूज़ करते, क्योंकि बराबर नहीं है का कोई भी विकल्प नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका यूज़ नहीं करना है, इन दोनों का ही करना है। तो सबसे पहले इन समीकरणों को मैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या लिखूँगा, kx ऋण 5y ऋण 2 बराबर 0। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले को 6x धन 2y ऋण 7 बराबर 0 ऐसे लिख दूँगा। तो यहाँ पर देखिए तो a1/a2 कितना है बच्चों, देखिए a1/a2 कितना है k/6। ठीक, ये और b1/b2 कितना है ऋण 5/2। ठीक है, और c1/c2 पर मेरे को कंसिडर, क्योंकि इक्वल टू नहीं है वाला कोई केस नहीं है, तो मैं इन दोनों को ही लूँगा। मैं करूँगा a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक, तो ये हो जाएगा k/6 बराबर ऋण 5/2। ठीक है, इसको इसके बराबर कर दूँगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा ऋण 5 गुणा 6। तो k बराबर निकालूंगा तो ये 2 यहाँ चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी ऋण 15। तो k का मान क्या होगा बच्चों ऋण 15 होगा। देखो कौन सा विकल्प सही है इसमें, एक ये k बराबर ऋण 10 है, k बराबर ऋण 5, k बराबर ऋण 6, k बराबर ऋण 15। तो डी वाला मेरा आंसर क्या है सही है। ठीक है बच्चों, यही बात समझना है। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ठीक है समीकरण निकाय भी बोलते हैं, निकाय है। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय ये और ये के अनंत हल हैं। देखो बच्चों ये हमेशा याद रखना है, जो नीचे पूछ रहे हैं अनंत हल है। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है अनंत हल। तो अनंत हल का मतलब क्या है, रेखाएं कैसी हैं बच्चों, रेखाएं समपाती रेखाएं हैं,
समपाती रेखाएं, ये याद रखना है। जब रेखाएं समपाती होती हैं तभी अनंत हल होते हैं। तो इस केस में क्या शर्त होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बस ये आपको इसमें यूज़ करना है। तो देखिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो क्या है, x + 2y, 3 को इधर ले आएंगे तो -3 बराबर 0। हमेशा ऐसे लिखना है, नहीं तो फिर कई बार चिन्ह को करने में गड़बड़ हो सकती है। 5x धन ky ऋण 15 बराबर 0। तो A1/A2 निकालें। A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणांक 1 है, ठीक है, 1/5। B1/B2 निकालिए 2/k, ठीक है। C1/C2 निकालिए, ये कितना आ जाएगा, -3/15। ठीक, तो मेरे को क्या करना है, इसमें रखना है। तो 1/5 बराबर 2/k बराबर -3/, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट भी जाएंगे, 3 कम 3 3 5 15, तो ये भी 1/5 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/5, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, कहीं से भी ले लो, आंसर आपका वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k बराबर 2 × 5, तो k बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 10, ठीक है। आगे बात समझ में। तो 7वें का विकल्प कौन सा सही है बच्चों, बी वाला। तो देखो बच्चों, ये सवाल जो है ना 1 अंक में भी पूछे जा सकते हैं, सीधे आपको आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है, और आपसे k का मान डायरेक्ट पूछ सकता है। तो मैंने भले ही इसको बहुविकल्पी बना रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके 1 अंक वाले क्वेश्चनों में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो है इनको ध्यान से समझना है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, रेखाएं 2x धन 3y ऋण 9 बराबर 0 और 4x धन 6y ऋण 18 बराबर 0 होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, है प्रतिच्छेदक होंगी, ठीक है, समपाती होंगी, समांतर होंगी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास समीकरण है 2x धन 3y ऋण 9 बराबर 0, ये पहले से ही अच्छी ढंग से लिखा हुआ है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। 4x धन 6y ऋण 18 बराबर 0, यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें भी वही निकालना है, A1/A2 बराबर 2/4, ठीक है, B1/B2 बराबर 3/6, C1/C2 बराबर ऋण 9/18, ठीक है। अब इनको काटते हैं, देखिए, 2 कम 2 2 दूनी 4, 3 कम 3 3 दूनी 6, ऋण से ऋण कट गया धन, 9 कम 9 9 दूनी 18, देखो सब 1/2 ही आ रहे हैं, तो बराबर आ गई, यानी कि मेरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा है। ये सब के मान कितना, 1/2 है। तो एज ये केस कौन सा होता है बच्चों, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाएं का मतलब एक रेखा ऐसी जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है, तो ये रेखाएं समपाती कहलाती। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, बी वाला सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब 9वां सवाल देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, यदि x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 तथा 2x धन a धन b गुणा y बराबर 10 के अनंत हल हों, देखिए, ठीक है, शर्त क्या कह रहा है, अनंत हल हों बोल रहा है। तो इनमें से कौन सी क्या चीज़ होगी, a धन b बराबर 1 होगा, या a धन b बराबर 2 होगा, या a धन b बराबर 3 होगा, या a धन b बराबर 4 होगा। तो 9वां सवाल में देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, अनंत हल बोल रहे हैं, अनंत हल।
अनंत हल कौन सा केस होता है बच्चों, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं तो कंडीशन क्या होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बस इसी से निकालना है आपको इसको। तो सबसे पहले हम इसको ना स्टैंडर्ड रूप में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ 10 इधर साइड है और यहाँ तो सही है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x धन 2y ऋण 5 बराबर 0, और इसको लिखेंगे 2x धन a धन b y ऋण 10 बराबर 0। देखिए यहाँ पर A1/A2 निकालेंगे हम, तो कितना आएगा आप सीधे आपको बताता हूँ, ठीक है। A1/A2 1/2 होगा, ठीक। ये किसके बराबर होगा, B1/B2। B1 कितना है 2 और B2 कितना है, ये ध्यान रखना है। B2 जो है ना y का गुणांक होता है, y के गुणांक को B2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा a धन b है बराबर C1/C2। C1/C2 क्या हो जाएगा, ऋण 5/10, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप चाहे इसको लो चाहे इसको लो, इसको लेके भी ये a धन b वाले को ज़रूर लेना है, क्योंकि जो कंडीशन है a धन b में पूछ, तो मैं इनको ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 बराबर 2/a धन b। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a धन b को 1 से गुणा करेंगे तो a धन b रहेगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो a धन b बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो कौन सा सही है, देखिए B C D। तो ये वाला D वाला ऑप्शन क्या है, सही है, a धन b बराबर 4। देखा, थोड़ा सा घुमा रखा है सवाल को, बाकी सेम वैसे ही है। 10वां क्वेश्चन देखिए, समीकरणों 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 और 2x ऋण y धन 9 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं 2 बिंदु पर करती नहीं है वैसे, सरल रेखाएं, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, बी वाला विकल्प। सी है समपाती हैं, डी है समांतर है, यानी कि आपको इन तीनों पर ही चेक करना है। तो हमें क्या करना है, A1/A2 निकालना है। मैं सीधे निकाल लूँ ना यहाँ पर, तो A1/A2 यदि मैं निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 6/2 आएगा, 6/2। B1/B2 निकालूंगा तो कितना आएगा, ऋण 3/1, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एकम 2, 2 3 6। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, ऋण से ऋण कटा, ये भी 3 हो गया, यानी कि अब C1/C2 भी निकालना ही पड़ेगा मुझे। तो C1/C2 क्या है, 10/9। तो ये तो बराबर नहीं है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर आ रहे हैं, ठीक। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। तो ये किसका होता है बच्चों, ये होता है समांतर रेखाओं का, ठीक है। समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं होती हैं। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। हाँ समांतर है बोल रहा है, ठीक। तो डी वाला क्या है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हल नहीं पूछ रहा, रेखाएं कैसी हैं पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई हल नहीं है करके भी पूछा जा सकता है, और रेखाएं समांतर हैं करके इस रूप में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस करनी होती है। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि 2k ऋण 1 और k समीकरण, ये बड़ा अच्छा सवाल है, देख लो इसको ध्यान से। 10x ऋण 9y बराबर 12 का एक हल हो तो k का मान होगा। देखिए ये जो है ना, ये इसका हल है। हल का मतलब ये x है। हल क्या होता है बच्चों, x और y के मान होते हैं। हल क्या होते हैं, x और y के मान होते हैं जो हल होते हैं, ठीक है, x और y के मान। इसका मतलब x बराबर कितना है, 2k ऋण 1 है, और y बराबर कितना है, k है। आगे बात समझ में। यदि ये क्या है, इस समीकरण के हल हैं, तो ये जो मान होंगे बच्चों, इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी कि इस समीकरण में x की जगह पर 2k ऋण 1 और y की जगह पर k में यदि रखूँगा
तो मेरे LHS और RHS दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो वही करना है मेरे को यहाँ पर, इसी से मेरे को K का मान पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करेंगे, क्योंकि समीकरण क्या दिया हुआ है मेरे को, 11वां में क्या करूँगा मैं, 10 गुणा x की जगह पे क्या रख दूंगा बच्चों, ये भुज बोलते हैं ना x को, y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो x की जगह पर 2k-1 रख दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, ऋण 9, y की जगह पर क्या रख दूंगा, k। ठीक है, 9 गुणा k बराबर 12। बस इस समीकरण को हल करके हम k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 k-10 ऋण 9k बराबर 12। 20k में से 9k घटाएंगे तो कितना आएगा, 11k बराबर 12। इसको उधर ले जाएंगे, 12 धन 10, तो 11k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 22। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 22/11। तो 22/11 कितना हुआ, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 2। तो k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। देखिए सवाल में। ठीक है, तो k का मान कितना आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y बराबर 0 और y बराबर ऋण 7 के हल हैं। देखो बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ग्राफ से है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपने ग्राफ बनाना अच्छे ढंग से सीखा है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे हल होंगे, एक हल है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, 2 हल हैं, ये तो होता नहीं है रेखाओं के। ठीक है, या तो एक हल होता है, या अनंत हल होते हैं, या कोई हल नहीं होते। अपरिमित रूप से अनंत हल हैं, या कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में ही चेक करना है आपको, मेन 2 हल वाला तो होता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक, 12वें क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। 12वें क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, x डैश y डैश। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मेरा 0 मूल बिंदु होता है। इधर मेरी क्या होती है, धनात्मक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। नीचे यहाँ को ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस प्रकार से। और नीचे भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। मैं यहाँ तक क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए y बराबर ऋण 7 बोला, ऊपर को ऐसे ही चलेंगे हमारे 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब देखिए y बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, y बराबर 0 आपको खींचनी है। तो ये जो रेखा होती है, थोड़ा आपको उससे बता देता हूँ। ये जो x में होता है ना, y 0 होता है, यही है। ये जो लाइन होती है ना मेरी, इस लाइन को ही y बराबर 0 भी बोलते हैं, याद रखना। ये जो लाइन है x अक्ष जिसको हम बोलते हैं, इस पर y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 मूल बिंदु है ना, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये y बराबर 0 वाली लाइन ये होती है। और y बराबर ऋण 7 देखिए, y बराबर ऋण 7 कहाँ पर है, y ये है ना, y x पर देखेंगे हम, ऋण 7 कहाँ पर है, ये है। तो y बराबर ऋण 7 भी क्या है, एक लाइन होती है। ये लाइन कैसी होती है, जो ऋण 7 से होके और क्या होगी, x अक्ष के समांतर होती है ये लाइन, ये देखिए। तो ये क्या हो गया मेरा, y बराबर ऋण 7। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो अब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, देखिए आप, ये जो y बराबर ऋण 7 है वो x अक्ष के समांतर है, जो कि y बराबर 0 की समीकरण होती है। इस रेखा का समीकरण जो होता है ना, y बराबर 0 होता है। ठीक, और ये किसका समीकरण है, y बराबर ऋण 7 का। और दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो समांतर रेखाएं हैं, तो क्या इनके कोई हल होंगे, तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, डी वाला। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु 3 4 समीकरण
3y बराबर ax धन 7 पर स्थित है तो a का मान होगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, ठीक है, जैसे हमने 11वां क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ भी बिंदु दिया था ना, यहाँ भी बिंदु दिया हुआ है और इसका हल है भी बोल रहा है, पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या होगा। चलो इसका हल नहीं बोल सकते हम, ठीक, या क्योंकि एक ही रेखा है तो इसमें इसका हल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके तो अनंत हल होते हैं ना, इसके हल अनंत होते हैं, ठीक है। इसमें x को आप जितने मान देते जाओगे y की भी आपको उतने ही मान प्राप्त होंगे। तो ये जो 3 4 है, माना ये लाइन ये है, माना उदाहरण के लिए आपको बता दूं, ये 3y बराबर ax धन 7 ये रेखा है। तो इसी रेखा पर ना कहीं पर ये बिंदु 3 4 क्या है, स्थित है बोल रहा है। यदि इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है तो वो क्या करेगा, इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। याद रखिए इस बात को। यदि इस रेखा पर बिंदु 3 4 है, ये रेखा ही है, इसका ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा होगी, ठीक है, वो कैसी भी हो सकती है, मैं उसको नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं आपको समझा रहा हूँ मात्र। तो ये माना 3y बराबर ax धन 7 की कोई रेखा है और इस रेखा पर बिंदु 3 4 है, तो ये x का मान है और ये y का मान है, ये भुज है, कोटि है। तो ये दोनों मान क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि मेरे को क्या करना है, इस समीकरण में x बराबर 3 रख देना है और y बराबर 4 रख देना है, तो मुझे a का मान पता लग जाएगा। आगे बच्चों बात समझ में। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण क्या है मेरा, 3y बराबर ax धन 7। तो मैं क्या करूँगा, x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर, तो y की जगह पर 4 रखना है, ये ध्यान रखना है। तो 3 गुणा 4 बराबर a गुणा है ना इनके बीच में चिन्ह, 3 धन 7। बस इसको हल कर लेना है समीकरण को। 4 3 12 बराबर 3a धन 7। तो 12 ऋण 7 बराबर 3a। तो यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे, 5 बराबर 3a। तो 3a बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5/3। तो a की वैल्यू क्या होगी, 5/3। तो कौन सा विकल्प सही है, ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां सवाल। सवाल देखिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में 2x ऋण y ऋण 3 बराबर 0, 2kx धन 7y ऋण 5 बराबर 0 का एकमात्र हल, अद्वितीय हल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 है, ठीक है। के का मान पूछ रहा है, देखिए के किस मान के लिए कह रहा है, यानी कि के कहाँ पर, आप देखिए इसका हल है ना, x बराबर 1 y बराबर ऋण 1, इस समीकरण का भी हल है और इसका भी हल है, इन दोनों का, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे ये बिंदु, ठीक है। कौन, 1 और ऋण 1। यहाँ पर ऐसे दिया नहीं है, नहीं तो ऊपर के सवाल में ऐसे दिया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, x का मान है और ये y का मान है, ये भुज है, कोटि है, ठीक है। तो अब हमें x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 किस समीकरण में रखना है, क्योंकि मुझे k का मान पूछ रखा है। तो k तो इधर है नहीं इस वाले समीकरण में, तो k इस वाले समीकरण में है, तो यहाँ रख दूंगा मैं इस वाले समीकरण में x बराबर 1 तथा y बराबर ऋण 1 रखने पर। सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो 2 गुणा k गुणा 1, देखो 2kx लिखा है ना, तो k की जगह पर k, y x की जगह पर 1 लिख देंगे, धन 7 गुणा y की जगह पर क्या लिख दूंगा, ऋण 1 रख दूंगा, ऋण 5 बराबर 0। बस इसको हल कर लो, k का मान पता लग जाएगा। तो 2 एकम 2k ऋण 7, ठीक है, ऋण 5 बराबर 0। तो 2k ऋण 12 बराबर 0। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, 12, उधर ले जाएंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। तो कहाँ रख देंगे, कौन सा विकल्प सही है, देखिए सी वाला विकल्प सही है। देखिए अब अंतिम सवाल की ओर हम जा रहे हैं, तो इसको भी फटाफट समझ लेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया पहले, ठीक है। 15वां सवाल, अगर संख्या के
इकाई के अंक y और दहाई का अंक x हो तो अंकों के स्थान पलटने पर अभीष्ट संख्या होगी 10y धन x, 10x धन y, yx d इनमें से कोई नहीं। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होती है हमारी इकाई होती है, ठीक है। यहाँ क्या आता है फिर दहाई आता है, ठीक है। अब इकाई का अंक क्या बोल रहा है, y है इकाई का अंक, ये ध्यान रखना। और दहाई का अंक क्या है, x कह रहे हैं हो। तो अंकों के स्थान पलटने पर, अब अंकों के स्थान पलट दो। अंकों के स्थान पलटने का मतलब जो दहाई था उसको इकाई कर दो, जो इकाई था उसको दहाई कर दो। x यहाँ पर आ जाएगा, y यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या संख्या बनेगी, देखो संख्या कैसे बनाते हैं, हमेशा स्थानीय मान से बनाते हैं। यहाँ पर x को किससे गुणा करेंगे, इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x बनेगा। और दहाई वाले को किससे गुणा करते हैं, 10 से, तो क्या बनेगा 10y। तो संख्या क्या बन गई, संख्या बराबर क्या बन गई 10y धन x, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, देखो ए वाला विकल्प सही है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इन सवालों को आप समझिए, ध्यान दीजिए। फिर अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर की वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।